नमस्कार। प्राइम टाइम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। लेमन प्राइम टाइम में हर दिन हम यही कोशिश करते हैं कि आम लोगों की भावनाओं को उठाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा में हमारे साथ दो तीन खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि जो आने वाला जो बजट है वो कैसा होगा, यानी कैसा होगा बजट। तो कैसा होगा बजट, ये सवाल है। 2015-2016 के लिए जो बजट आएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं से पूरे देश में चर्चा का माहौल बनता जा रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे आर्थिक विशेषज्ञ केशव शुक्ला जी। केशव शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिधिमा सक्सेना हमारी सहयोगी हैं, वो भी आज जुड़ेंगी। रिधिमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूज़ रूम से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, अक्षय देठे। अक्षय ने आम लोगों की प्रतिक्रिया ली है। अक्षय, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आम आदमी के जो दिन हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये तो आम आदमी को ही पता होगा। लेकिन जब भी बजट आता है तो उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। केशव जी, आपसे सबसे पहला जो सवाल होगा मेरा यही होगा कि आम आदमी को जो सपना दिखाया गया था अच्छे दिन आएंगे, क्या इस बजट के साथ अगर हम अच्छे दिन की बात करें, याद करें, तो कैसा रहेगा? नहीं, जहाँ तक जो चुनाव में मोदी जी ने वादे किए थे, अगर उसके ऊपर आप जाते हैं तो अपने को ये लॉन्ग टर्म बजट बनाना पड़ेगा। ये बजट मोदी जी का साल का पहला बजट है जी। ठीक है, ये टर्म का उनके। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखना है कि देश हित में बजट लाना है या कि आम जनता के लिए इलेक्शन के लिए जो जीतने की बात करते हैं उसमें बहुत सारी सब्सिडी दे के लोग आ जाते हैं, झूठे वादे करके आ जाते हैं। वो अगर करके जाते हैं मोदी जी तो ये बजट देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर देश के लिए कुछ करना है, 2012 से हमारी इकोनॉमी डाउन होना चालू हुआ है। आज सिचुएशन ये है कि आज जो मोदी जी ने, आपने जैसे पहले बात करी कि अपना क्या कहते हैं, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उम्मीद है जॉब की, नौकरी की। अगर उसकी आप बात करते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जॉब होना चाहिए। आज सिचुएशन ये है कि जो मिड कैप है, MSME, मिड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हमारी है, वो इस समय बहुत सारी NPA हो चुकी है। उसको रिवाइवल करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमको सोचने की ज़रूरत है। अगर मोदी साहब उसके लिए कुछ करते हैं, फार्मर्स जो है हमारे, उन लोगों ने भी बहुत सारा इस बार वोट दिया है मोदी जी को, उसके लिए करने की ज़रूरत है। उसके बाद लार्ज कॉरपोरेट है, सबके लिए मोदी जी को करना है। लेकिन अगर छूट देने की बात करके आगे जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि ये बजट अच्छा नहीं होगा। अगर सब लोगों को, 11 करोड़ लोगों को, जैसे आप बोल रहे हैं नौकरी देनी है, 11 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है, तो जो हमारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, मिड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, वो लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा। उनके लिए फंडिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उनके लिए बैंकें हमारे किस तरीके से आगे आ रही हैं। बैंक का आज की सिचुएशन ये है कि लार्ज कॉरपोरेट के लिए, उसके लिए करोड़ों रुपए दे देते हैं, हजारों करोड़ रुपए दे देते हैं, जिसमें कि सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। जो मिड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो लोग 100% सिक्योरिटी देने के बाद भी बैंकों से फंड उनको जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है उसके लिए गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका जो यूथ की आपने बात किया, यूथ का जो 25 से लेकर 35 साल के बच्चे हैं, या कि उन लोगों ने जो सोचा, इस बार मोदी जी को बहुत सारे लोगों ने बहुत वोट दिया है, उन लोगों ने बहुत मदद की है। उनके लिए एजुकेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए। एजुकेशन के लिए आज हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, एजुकेशन हब बनना चाहिए इंडिया को। आज अगर फॉरेन की हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे जितने परसेंटेज इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे इंडिया में कहाँ हैं। दूसरी चीज़, एजुकेशन के लिए अगर बच्चे आगे जाते हैं, उनके पास हर घर में, हर पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है उतना उनको पढ़ाने के लिए। एडवर्टाइज आती है कि ठीक है स्टूडेंट को जो है ना फाइनेंस करेंगे उसके लिए, लेकिन फाइनेंस होता तो है नहीं। उनके लिए सोचने की जरूरत है। सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, कुल मिला के कहा जाए कि सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन सपनों को मूर्त रूप देने की जो कोशिश सरकार की होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से कमी है। आपने जो कहा है केशव जी, ये बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया कि अच्छा बजट नहीं होगा। रिधिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि युवा प्रतिनिधियों की जब भी हम बात करते हैं तो देश में सबसे ज़्यादा युवा है। नरेंद्र मोदी भी शान से कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं, ताल ठोक कर कहते हैं कि भारत युवा देश है। आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए इस बजट में कुछ होगा? युवाओं के लिए इस बजट में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो होना चाहिए आशुतोष जी, वो तीन चीज़ें मेरे जहन में हैं अभी।
पहली चीज़ जो युवाओं के लिए, जैसा कि अभी अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया कि युवाओं के लिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये दो ऐसे तबके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए हब्स नहीं हैं। मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग के लिए जाने के लिए बच्चों को डोनेशंस देने पड़ते हैं, या जो भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम स्कैम हुआ, तो इन चीज़ों में इन चीज़ों को रोकने के लिए और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अगर करप्शन का पहला कोई कदम उठाएगा तो वो एजुकेशन के हब्स बढ़ाने में। दूसरा, स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे देश से प्रतियोगी ओलंपिक्स में, या हमारी हॉकी टीम, उसके बारे में ना जाने कितनी बार ऐसी रिपोर्ट्स निकली हैं जिनके बारे में सरकार ध्यान नहीं देती कि उनको भी किसी ना किसी तरह हमें बढ़ाना चाहिए। जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे हैं उन्हें आगे और लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बजट में हमेशा उनके माँ बाप या इस तरह के माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते या स्पोर्ट्स में आगे नहीं भेज सकते, रिद्धिमा, बहुत सारे उनके बच्चों की लिए। इच्छा होती है, छात्रों की इच्छा होती है कि विदेशों में जाके पढ़ाई करें। क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार इस भावना को समझने की कोशिश करेगी? आशुतोष जी, आपको जान के हैरानी होगी कि जब भी हम विदेश में बाहर जाने के लिए सोचते हैं तो बहुत कम ऐसी योजनाएं हैं सरकारी जो बच्चों को आगे जाने के लिए या विदेश में पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती हैं, या जो कह सकते हैं उनकी फंडिंग कराती हैं। तो ऐसी बहुत कम सरकारी योजनाएं हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी जान के हैरानी होगी आशुतोष जी कि जो हमारा पहला एक स्टेप होता है, हम बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहे हैं भारत में कि और यंग बिजनेसमैन आए और कारोबार शुरू करें, एक भारत को ऐसा देश बनाएं जो डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाए, थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आने लग जाए। तो चाइना में की जो रैंकिंग है 127 देशों में से, ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स के हिसाब से वो 67 है और इंडिया 127 पे है। तो यानी हमारे यहाँ देश में जो नए बच्चे या यंग होते हैं उनको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो उनको लाइसेंसेस, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए भी बजट में एक बहुत बड़ा प्रावधान होना चाहिए कि इनिशियल जो फंडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है किसी बिजनेस का, कि आज मैं कोई योजना लेके जाऊं तो सरकार ही मेरी योजना को समझ के उसे बढ़ावा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रावधान। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। युवाओं की जब भी हम बात करते हैं तो समझ में नहीं आता कि उनका भविष्य किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि सपने तो दिखा दिए जाते हैं लेकिन जब रिजल्ट देने की बात आती है तो बहुत सारे वैकल्पिक जवाब दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब न्यूज़ रूम चलते हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने आम लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो क्या उन लोगों ने कहा, क्या महसूस करते हैं वो? जी आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने रेलवे के बजट के ऊपर हमने लोगों की प्रतिक्रिया ली तो वो बहुत से मोदी के सरकार पे नाराज़ थे, क्योंकि 2 महीने पहले जो रेल के जो भाव एकदम से बढ़ा दिए थे, उससे लोग जो नाराज़ है वो भाव बढ़ा दिए, वो भी एक लोग कह रहे कि ठीक है, लेकिन जिस वैसी सुविधा भी रेल मंत्रालय ने लोगों को देना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। तो वो लोग ये पूछ रहे कि अच्छे दिन कहाँ पे है, कि मोदी जी तो बहुत बड़े भाषण ठोक गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, रेल के भाड़ा कम हो जाएगा, जो प्रवासी भाड़ा है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा कि रेल का भाड़ा कम हो गया हुआ है, बस का भाड़ा कम हो गया, जो भी भाड़ा है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो लोगों का यही मानना है कि जो झूठे वादे किए थे वो मतलब कब सच्चाई में उतर आने वाले हो, जो भी वादे किए थे वो। बिल्कुल। तो वादों को आप सुना तो देते हैं, वोट भी ले लेते हैं, सरकार भी बना लेते हैं, लेकिन जब जनता सवाल करती है तो गोलमोल या टालम टोल वाला पूरा दृश्य सामने आता है। केशव जी, जिस तरह से युवाओं की भावना को हमने समझने की कोशिश की, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि कल के भविष्य हैं, देश के युवा हैं और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में युवा देश है भारत। आपको क्या लगता है कि वाकई सरकार को कितना गंभीर होना चाहिए युवाओं के प्रति? देखो, एक तरफ अगर आपको एक्सपेंस करना है, एक तरफ अगर आपको आगे बढ़ाना है, कंट्री को एजुकेशन के लिए आगे जाना है, तो कहीं दूसरी तरफ से आपको पैसा लाना पड़ेगा। आज समझ लो कि $115 का ये ऑयल था, क्रूड ऑयल,
अभी वो 50 के नीचे आ चुका है। कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को बचत हुई है। सब्सिडी जो दे रहे थे, मनरेगा प्रोजेक्ट था, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के लिए किसी भी आदमी को ज़रूरत नहीं है। आदमी को तो सिर्फ काम चाहिए। लेकिन अगर पैसा कहीं से भी लेके आते हैं, आप एजुकेशन लोन के लिए बच्चों को अगर आप देते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको नौकरी की ज़रूरत है। नौकरी की ज़रूरत है तो नौकरी तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कि छोटे स्मॉल स्केल वाले हैं, वो लोग हैं, उनके पास से ही मिलेगी, लार्ज कॉर्पोरेट में मिलेगी। उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उनके लिए फंडिंग की अपने पास व्यवस्था होनी चाहिए। केशव जी, ऐसा लगता है कि मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको बढ़ावा देने के लिए हर इंसान को भरोसे में लेना होगा और इस तरह का माहौल बनाना होगा ताकि आर्थिक रूप से लोग हिम्मत कर सकें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अपना बिजनेस जब शुरू करना होता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम उलझ से जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मेक इन इंडिया का जो नारा दिया प्रधानमंत्री ने, उसको लेकर जो भी लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे या फिर अपना कोई भी व्यवस्था करना चाहेंगे, उससे सरकार अपने आप को जोड़ेगी? नहीं, देखो, आपने ये बात बहुत बढ़िया की है। मेक इन इंडिया अगर मोदी जी को करना है तो आज किसी चीज़ के लिए, अगर आप फाइनेंस के लिए जाते हैं कोई इंडस्ट्री के लिए, 8 पन्ने का जी पेपर सबमिट करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 30 से 35 अप्रूवल की ज़रूरत होती है। 30 से 35 अप्रूवल लाने के लिए आदमी को, उसको फंडिंग करने के लिए 60 to 90 डेज लग जाता है बैंकों से। आप बताइए, 60 से 90 दिन के लिए आदमी जो है ना, अपना क्या कहते हैं, पेपर जमा कर रहा है, इधर से लेके आ रहा है, यहाँ से अप्रूवल तो मिलती नहीं है। एक मैं आपको बात बोलता हूँ, 2011-12 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट अच्छी चली। अन्ना हजारे जी का जो है ना, जब से ये चालू हुआ एजुकेशन, उसके बाद ये गवर्नमेंट पीछे गई। आज जो ये मोदी जी की सरकार कह रही कि 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मैंने एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दिया या कि प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया, ये वो भी तो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया उसको। 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को अगर इन्होंने क्लियरेंस दिया, या कि 45,000 से लेके 65,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट अभी भी हमारे यहाँ बन के तैयार हैं, लेकिन किसी न किसी क्लियरेंस की वजह से, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो सब के सब रुके पड़े हैं। अब उसमें जो बैंकों की फंडिंग लग गई है वो मोरेटोरियम पीरियड में है। बिल्कुल, वो जब तक स्टार्ट नहीं होंगे तब तक तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं आएगा, बैंकों को पैसा नहीं आएगा, वहाँ पे भी पैसा हमारा रुका पड़ा है। अगर आपने, तो ये जो आप बोल रहे हो कि किसी चीज़ का क्लियरेंस है, उसके लिए कम से कम इस रूल्स की ज़रूरत होती है। आप 50 रूल्स बना के दे दोगे, देना तो गवर्नमेंट ने है ना, वन विंडो सिस्टम कर दो, नियम बनाए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। हटा दे, मतलब जो ये बीच के लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना पड़ता है, या जो भी गलत तरह से पैसे लिए जाते हैं किसी भी लाइसेंसिंग या कॉन्ट्रैक्ट्स के वक्त, ये बहुत ही प्री 1991 जब हमारे पास इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं आया था तब की चीज़ें हैं। तो अब इन्हें हटा के एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, जैसे कि सर ने कहा, वो बिल्कुल ला देना चाहिए। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि जैसे आज हर बड़ी कंपनियां, बड़ी फैक्ट्रियां पूरे गांव में या कि कोई रूरल एरिया में तो होती नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पे तो जो भी है वो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं। वो छोटी छोटी इंडस्ट्री अगर सबको स्टार्ट करना है, सबको फंडिंग प्रॉपर तरीके से अगर मिलती है, तो जो हमारा युवा है वो वहाँ का वहाँ रुकेगा, उसका पलायन रुकेगा, उसका, और साथ में उसको काम मिलेगा। वैसी इंडस्ट्री जो है आज की डेट में 2 साल में कम से कम ठप होने की कगार पे हैं। बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं केशव शुक्ला जी, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। यहाँ के लोग बड़े ही जागरूक हैं और बहुत ही जुझारू होते हैं, मेहनतकश होते हैं। मुंबई की जनता क्या कहती है आने वाले बजट को लेकर, उनकी राय जानते हैं। बजट पेश होने के पहले आइए जानते हैं मुंबई की जनता का क्या कुछ कहना है। मैं चेंबूर में रहता हूँ एंड अराउंड 1 ईयर से चेंबूर का जो प्लेटफॉर्म है उसका कंस्ट्रक्शन चालू है। सो वहाँ पे ऑलरेडी अराउंड 9 to 10 का, सुबह अराउंड 9 to 10 में वहाँ पे पीक आवर्स है एंड क्राउड बहुत रहता है। सो वो टाइम में लाइक ट्रेन में चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो जल्दी से 12 डब्बे का, लाइक 12 बॉगीज का ट्रेन हार्बर लाइन में इंक्लूड किया तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम है इकबाल मसड़ी और मैं रहता हूँ वसई में। और विरार से जो वसई से विरार से निकलती है, जो ट्रेनें निकलती है अपना चर्च गेट के लिए, बोरीवली के लिए, कोई सुविधा बराबर से नहीं है। जितनी ट्रेन बड़ी है उतनी पब्लिक भी बड़ी है और उतनी ट्रेन के लिए कोई मरता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रेलवे पुलिस चौकी रहती है, कोई किसी का सामान गिर गया या कुछ भूल गया, जो भी जाके देता है तो कोई यहाँ पे ये पूछताछ नहीं होता है। कोई बोलता है यहाँ से उठा के पुलिस चौकी में दो, पुलिस चौकी में लेके जाके बोले टीसी के पास दो,
ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ और जाके दिया, तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। और यहाँ पे कैसा है, कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई उसको देखा जाता नहीं है, कोई भी जब होने के बाद पुलिस देखते रहेंगे, फिर जब 4 आदमी जमा होंगे जब भी जाके उसको उठाएंगे। और ट्रैवल करने का ये है कि कोई भी पुलिस ये इतना ये करना चाहिए, गेट में कभी भी हम लोग अंदर घुसते हैं तो गेट में क्या होता है, गेट के अंदर पब्लिक की एक यूनियन बनती है, गेट पे जो खड़े थे गुंडागर्दी की, एक के सामने से कोई अंदर नहीं लेगा, पीछे से चढ़ो, पीछे भी फुल हो गया है। अरे एक डब्बे के पास कोई ऐसे 4-4 आदमी खड़े हो जाए कि पुलिस लोग 2 डंडा मारे और उनको सब जाए कि पब्लिक उतरने वाली एक साइड से उतरे, चढ़ने वाली एक साइड से उतरे। ये सुविधा के लिए रेलवे जो भी पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो ध्यान रखें और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई लेना है ले। और उसके बाद जो भी यहाँ पे भी मंत्री मिनिस्टर वो लेने की जरूरत, जो यहाँ पे उनको बनाया गया है वो लोग सही उसका उपयोग लेंगे तो बहुत सारी सुविधा हमारे मुंबई में हो सकती है। अंधेरी स्टेशन पे काफ़ी दिक्कत है पब्लिकों को, एक तो बाथरूम की सुविधा नहीं है और जो पब्लिक का क्राउड आप देख रहे हैं, पब्लिक के बीच में इतना चोरी होता है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाते भी पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं लेता है क्योंकि सब मिली जुली सरकार चल रही है इधर पे। और गाड़ी में इतना क्राउड है, आए दिन, अभी पिछले संडे के दिन एक छोकरा यहाँ पर जल के मर रहा था, कोई बचाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, पब्लिक ने उसको खींच के निकाला है टांग पकड़ के उसको। और काफ़ी परेशानी है रेलवे में, बाथरूम की सुविधा नहीं है और क्राउड इतना है और कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। रेल यात्रियों काफ़ी परेशानी में जा रहे हैं यहाँ से। तो मेरी अपेक्षा है रेल मंत्रालय में कि पब्लिक को सुविधा दिया जाए अच्छे से अच्छी और अच्छा कुछ काम होना चाहिए। जो ये परेशानी हो रही है पब्लिक को, ये परेशानी नहीं होना चाहिए। विरार से आता हूँ और वहाँ पे रश तो इतनी ज़्यादा होती है ना कि खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो कई लोग तो प्लेटफॉर्म से नहीं, वो पटरी क्रॉस करके चढ़ते। 2-3 बार हादसे भी वहाँ पे हो गए कि वो लोग मर गए वहाँ पे, उनके तो ये पैर वो सब कट हो गया था। तो जब हम, और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज के लिए आने के लिए जब मैं पटरी क्रॉस करके चढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ ना, तो जो अंदर जो लोग हैं ना वो हमें मारते हैं क्यों, जगह नहीं देते। हम तो विरार से नाला सोपारा दूसरा स्टेशन है, लेकिन वो वहाँ से भी चढ़ने नहीं देते, वो विरार से पूरा भर के आते। क्योंकि उसने गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए उसके ऊपर, या तो ट्रेन भी बढ़ानी चाहिए या तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी कुछ अलग ट्रेन रखनी चाहिए। क्योंकि उन कॉलेज की वो अपने जवानी की जोश में है ना, वो पटरी क्रॉस करते और उसमें अपनी जान गंवा देते। सीनियर सिटीजन के लिए आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि एक अलग सा कंपार्टमेंट नहीं तो एक ही कंपार्टमेंट में सर्टेन पोर्शन देना चाहिए जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही होना चाहिए। और इसके अलावा जो हाइट है प्लेटफॉर्म भी वो भी बढ़नी चाहिए, तो मेरे जैसे सीनियर सिटीजन वो भी तकलीफ में आ सकते हैं धक्का मुक्की के, पर्टिकुलरली रश टाइम पे। ओके। अक्षय देठे, लेमन न्यूज़, मुंबई। सजेशंस, फ्रस्ट्रेशन, लेकिन नो सॉल्यूशन। सबसे अहम बात है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोग अगर शिकायत करते हैं, अपने आप को सुखी नहीं पाते हैं, तो सबसे अहम सवाल है कि सरकार वाकई ध्यान देती है या नहीं। क्योंकि आम आदमी टैक्स भरता है और बजट के वक्त एक उम्मीद करता है। केशव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो उम्मीद है नाउम्मीद में बदल गई है। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में जो बजट आएगा उससे आम आदमी को राहत मिलेगी? या आपने हालांकि पहले भी बताया है कि बहुत ही उम्मीद करने वाली बजट नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई संभावनाएं हैं कि नहीं इस देश में? देखिए, अगर आप मुंबई की बात करते हैं, मुंबई की सिचुएशन ये है आज कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, अभी रेलवे की बात कर रही थी पब्लिक, रोड की बात कर लो, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, अगर उसको साल भर में बनना चाहिए, 2 साल में बनना चाहिए, तो 5 साल में बनता है, 6 साल में बनता है, 8 साल में बनता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये बना 12,000 करोड़ में, ठीक है। उसको बनना था 3 साल में और वो बना 10 साल में। मेट्रो के साथ भी वही हुआ, मेट्रो के साथ वही हुआ है। तो जब पब्लिक को आप रेलवे से सुविधा देना चाहेंगे तो आपको मेट्रो चालू करनी पड़ेगी। मेट्रो स्टार्ट करने आप जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए 3 साल में, वो प्रोजेक्ट तैयार होने के लिए 12 साल लग जाता है। आप देखिए कि बांद्रा का जो अभी पुल है खेरवाड़ी का,
वो 6 से 8 महीने और में इसका बन के हमला तैयार सीधा हो। सीधा होता है आम आदमी की गाड़ी कमाई पर। हाँ, और आम आदमी की गाड़ी कमाई पे इसका असर पड़ता है। लोग निकलते हैं बेचारे, एक एक घंटा ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, उससे डीजल भी जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, आदमी का टाइम जा रहा है, वो टाइम में आदमी और आगे काम करता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप देखिए कि टाइम इज मनी बट बजट इज फनी। यस, साउथ मुंबई में सबसे बड़ी छोटी जो मिडल स्मॉल इंडस्ट्रीज थी हमारी, सबसे ज़्यादा थी। आज उसका पूरा सफाया हो चुका है। बीकेसी में इन्होंने बोला था कपड़ा मार्केट खोल देंगे, डायमंड मार्केट कर देंगे, कोई कुछ अच्छे ढंग से नहीं शुरुआत हुआ है। आज अगर मुंबई में जो हमारी 2-2.25 करोड़ पब्लिक है, उसको आप जॉब देने की बात करते हो, तो जॉब लगेगा कहाँ पे? फैक्ट्री यहाँ से निकल गई, मिल यहाँ से निकल गई, बड़ी कंपनियाँ यहाँ से निकल गई, कुछ ऑफिसेस रह गए हैं। अगर लोगों को जॉब देना है तो उसके लिए जो छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे एक पक्ष छोटे, आप भूल रहे हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। इस देश का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है, उसकी नीलामी होती है 4 करोड़ 31 लाख। तो हम कैसे मान लें कि आम आदमी सुखी नहीं होगा? नहीं, जहाँ तक ये 10 लाख के सूट की बात है, 10 लाख का सूट मोदी जी को किसी ने गिफ्ट दिया था। इसमें एक चीज़ ये सोचने की है कि गिफ्ट कोई आदमी किसी को कुछ दे के जाता है। अगर वो गिफ्ट आप अपने लिए यूज करते हो और कल को अपने लिए रख लेते नहीं, हो, उससे इनकम टैक्स लेंगे कि नहीं आप, जो सूट खरीदा है? नहीं, वहाँ पे इनकम टैक्स की बात नहीं आती है। अगर उसने उसको ये खरीदा समझदार है लोग कहीं समझ से- जाते हैं, नहीं खरीदा है बुद्धिजीवी वर्ग समझता है, लेकिन आम आदमी के मन में सवाल उठता है कि agree। प्रधानमंत्री बहुत अमीर हो गए हैं, खरीदने वाला उनसे भी बड़ा अमीर है। नहीं, मैं आपको उसी का आंसर दे रहा हूँ कि आज जिसने भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, उस टैक्स तो दिया होगा उसको। अब रह गया कि मोदी जी के पास वो आया, अगर मोदी जी आज उसको ऑप्शन किए और 4 करोड़ 31 लाख में सूट गया, जितनी भी चीज़ें हैं सब मिला के 10 करोड़ या 20 करोड़ के ऑप्शन में जाती हैं। मेरे जितने पॉलिटिशियन हैं सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको गिफ्ट मिलता है, ठीक है, आप गिफ्ट ले लो, अपने घर पे रखने के बजाय उसको ऑप्शन में कर दो और जनता की भलाई के लिए, जनता की यूज के लिए वो पैसा लगा दो, गरीबों के लिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, सबके पास है। आप जयललिता की बात कर लोगे, आप मायावती जी की बात कर लोगे, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का ये कहते हैं हमारे पास गिफ्ट आया है। गिफ्ट आया है तो आप अगर जनता के सेवक हैं तो जो आपको गिफ्ट आया है वो जनता के लिए आप दे दो। देखिए, वित्त मंत्रालय में एक नियम बन गया है कि हलवा सेरेमनी होता है, हलवा खाने के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, प्रिंटिंग वगैरह सब शुरू हो जाता है। अब वित्त मंत्रालय के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। जिस तरह से बिग बॉस में आपने देखा होगा कि कोई संपर्क नहीं रहता है बाहर से, उसी तरह से जो बहुत ही सीनियर लोग हैं उनको आज़ादी मिलती है। आपको क्या लगता है कि वाकई इसका कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला हुआ, पेट्रोलियम मंत्रालय का जो अंदर की जो बात है वो बाहर आ गई। देखो, ये जो खुफियागिरी है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एक दूसरे की कराती हैं, और इसकी परसेंटेज आप समझोगे तो जितनी बड़ी कंपनी 50% है इसका। एक दूसरे की कोई न कोई खुफियागिरी वो लोग कराते हैं, मंत्रालय की कराते हैं, और मंत्रालय में बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जो लोगों से पैसा लेके उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसको बजट के पहले लीक करना, या कि किसी की भी बात, या कि गवर्नमेंट कोई चीज़ को सोच रही है और पहले ही वो लीक हो गया, तो वो तो बहुत बड़ा कंट्री का नुकसान है। बिल्कुल, ये रुकना चाहिए। अब कब रुकेगा, गवर्नमेंट इसको कैसे रोकेगी, ये गवर्नमेंट को सोचना है। बिल्कुल, लेकिन इससे नुकसान तो कंट्री का होता है। लेकिन अगर हम महंगाई की बात करें रिधिमा, तो जिस तरह से उम्मीद जताई गई थी कि बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि 8% महंगाई दर में वृद्धि हुई है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या बजट आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान कर पाएगा? ऐसा आशा करते हैं आशुतोष जी कि समाधान कर पाए। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जहाँ तक गृहिणियों की बात आती है, सब्जी के दामों में जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि किसी एक सब्जी का दाम कम होता है तो किसी दूसरी सब्जी का बहुत बढ़ जाता है, और इससे उनके जो घर पे जो बजट वो अपना प्लान करती होंगी उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि घर में जो हमारे भारत का जिस तरह से सिस्टम है कि पति ही ज़्यादातर के कमाते हैं और औरतें घर पे बजट ध्यान पे रखती हैं, तो इस तरह के लाने चाहिए हमें बजट में, सब्सिडी हो या इस तरह की चीज़ें हों कि सब्जियों के प्राइस तो एटलीस्ट एक तरह से यानी जेटली जी की जो केटली आएगी बजट के रूप में, उसमें बहुत कुछ आप चाहती है कि संभावनाओं का आदान प्रदान हो। और इसी के साथ साथ मैं तो आशुतोष जी ये भी बात सामने रखना चाहूँगी आज के शो में कि जो हमारे गाँव के, हमारे भारत में 60% पॉपुलेशन गाँव में बसती है, तो
तो उन गाँव में रहने वाले लोगों के लिए आज इस बार सूरतगढ़ में मोदी जी ने इतना अच्छा भाषण दिया, तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ लाया जाए। उनके लिए सबसे ज़्यादा तो मेडिकल की सुविधाएं कम होती हैं, तो सिर्फ एक ही मेडिकल वैन है नारायण हृदयालय की जो इनसैट सैटेलाइट पे चलती है, तो ऐसी वैन्स और चलाई जाएं, सरकार की तरफ से चलाई जाएं। वो सब ठीक है, Privatize- आपका कहना सही है, हाँ, लेकिन आम आदमी को कौन समझाएगा कि पेट्रोल, जब बीच में कई बार पेट्रोल के दाम में कमी आई, उसके बावजूद भाड़ा जो है वो घटा नहीं, लगातार लोगों का जो बजट है वो गड़बड़ाता रहा। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी जो है, जो आपके दोस्त वगैरह जो लोग होते हैं, युवा लोग हैं, उनके अंदर किस तरह की चर्चा होती है सरकार को लेकर और बजट को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आज के युवा भी बजट के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। अभी ऐसी बातें चल रही है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जो भी अन्न धान्य है और जो पेट्रोल है उसकी जो सब्सिडी है वो उसमें जो कपात करने वाले, तो ये भी बड़ा निर्णय हो सकता है ये बजट में कि ये जो सब्सिडी कम हो जाए तो जो भी अन्न सुरक्षा, कुल मिलाकर राहत की बात कर रहे हैं कि हर कोई राहत चाहता है, क्योंकि अभी जो भी स्थितियां हैं उससे जनता आहत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केशव शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रिद्धिमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अक्षय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 28 फरवरी को क्लाइमेक्स होने वाला है, और अरुण जेटली जब पिटारा खोलेंगे भारत सरकार की तरफ से, तो बजट में क्या बाहर निकलेगा, क्या समानताएं होंगी उसमें, और किस तरह से आम आदमी उसको बजट से जोड़ पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए 11 न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।